तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। और ये वीडियो सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने 2 वीडियोस किए इस चैप्टर के ऊपर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है प्ले लिस्ट में। आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, यानी कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक हमारे सामने है टॉपिक नंबर 1.3, जिसका नाम है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि जो जर्मन सरकार थी, जो वाइमर रिपब्लिक की जो सरकार थी, उसने जो जर्मन मुद्रा थी, यानी जर्मन जो जैसे इंडिया में रुपी होता है, जर्मन जो करेंसी थी मार्क, उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि $1 के मुकाबले करीब मिलियंस बिलियंस मार्क हुआ करते थे। यानी एक तरफ $1, दूसरी तरफ 1 करोड़ मार्क, यानी $1 में आपको 1 करोड़ मार्क मिलने लगा था। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। तो यहाँ तक हमने समझा। तो उसके बाद जो अमेरिका था वो आया था बीच में, उसने इन्वेस्टमेंट किए थे जर्मनी में, और भी बहुत सारे प्लान्स बनाए थे ताकि जर्मनी को रिवाइव किया जा सके इस तरह के प्रॉब्लम से। तो अब हमारे सामने है द ईयर ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, ये सभी चीज़ें जब हो रही थी, तो उसके बाद कुछ स्टेबिलिटी आई थी। जब अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया, तो उसके बाद 1924 से लेकर 1928 तक जर्मनी में बहुत ही स्टेबिलिटी देखने को मिली। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी थी, ये बिल्कुल क्या कहते हैं, टेम्पररी थी, जैसे कि रेत पर बनी हुई। जैसे ही रेत पर से सपोर्ट हटा, वैसे ही ये पूरी स्टेबिलिटी खत्म हो गई। जैसे कि जर्मन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिकवरी जो भी था, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट था शॉर्ट टर्म लोन्स जो कि दिया गया था यूएसए द्वारा, मेनली दिया गया था यूएसए द्वारा, और भी जगहों से लिए गए थे लोन। तो देखिए, ये जो सपोर्ट था, ये जो यूएसए सपोर्ट कर रहा था और भी दूसरे जो देश सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट को इन देशों ने वापस खींच लिया जैसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश कर गया 1929 में। तो 1929 से ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। मतलब कि ये जो डिप्रेशन का है, ईयर ऑफ डिप्रेशन, उसकी शुरुआत होती है। तो अब यहाँ सोच रहा हूँ कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो जैसे यहाँ पर आप सुनते हैं इंडिया में कि ये निफ्टी है, फिर ये बॉम्बे में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज सेंटर है, जहाँ पर लोग अलग अलग कंपनियों के स्टॉक्स खरीदते हैं और बेचते हैं। तो देखिए, वहीं से ये जो डिप्रेशन है, इसकी शुरुआत हुई थी। और 1929 में पूरे वर्ल्ड में डिप्रेशन आया था और इसका प्रभाव आपके जर्मनी पर भी पड़ा था। तो देखिए, इसका रीज़न ये था कि प्राइसेस के फॉल होने का डर लोगों में बैठ गया था, और इस वजह से लोग बहुत ही सस्ती कीमतों पर अपने शेयर बेचना उन्होंने शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल, एक सिंगल दिन में 24 अक्टूबर की अगर हम बात करें 1929 की, तो उस दिन करीब 13 मिलियन शेयर्स बेचे गए थे। 13 मिलियन का मतलब हो गया करीब 1 करोड़ 30 लाख, इतने शेयर बेचे गए थे। तो देखिए, ये जो था, ये इवेंट था, स्टार्ट था ये इवेंट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। और ये जो डिप्रेशन था, ये करीब 4 से 5 सालों तक चला था पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम यूएसए की बात करें, तो अगले 1929 से 1932 के बीच में, इन 3 सालों में जो नेशनल इनकम था यूएसए का, वो पूरी तरह से गिर गया था आधे पर। यानी कि नेशनल इनकम अगर 10 लाख रुपए था, तो फिर ये आ गया था 5 लाख रुपए पर। इतना ज़्यादा गिर गया था नेशनल इनकम यूएसए का, हम यूएसए की बात कर रहे हैं। और उसके वजह से आप समझ सकते हैं कि जो फैक्ट्रीज थे वो बंद हो गए, एक्सपोर्ट्स जो होते थे वो भी गिर गए, और फार्मर्स जो थे उनको सही कीमत नहीं मिलने लगा, क्योंकि जितने भी इस पे लोग थे वो मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे थे, क्योंकि उन्हें लॉस होने का डर था। इस वजह से उनका कोई सामान खरीदने को तैयार नहीं था। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे, और इसका इफ़ेक्ट ये पड़ा कि पूरे यूएस इकोनॉमी में जो रिसेशन आया, यानी यूएस इकोनॉमी में दबाव आया, यूएस इकोनॉमी एक तरह से कमज़ोर हो गई। तो उसका असर जो है पूरी दुनिया पर पड़ा, और पूरी दुनिया ने इस प्रॉब्लम को महसूस किया। और इससे जर्मनी जो था वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला इलाका था। जर्मन इकोनॉमी वाज द वर्स्ट हिट बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस। उसका रीज़न ये था कि जैसे मैंने ऊपर बताया कि जो लोन लिए गए थे वो मेनली यूएसए से लिए गए थे, और इसी वजह से जर्मनी में कुछ स्टेबिलिटी आई थी और जर्मनी रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो बात यह है कि जब
पैसा ही नहीं रहा, इंडस्ट्री में से पैसा ही खींच लिया गया, तो उसके बाद इंडस्ट्री में से सपोर्ट खींच लिया गया और उसका प्रोडक्ट, अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट जर्मनी में बनता है तो उसको खरीदेगा कौन, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ गई थी। क्योंकि दूसरे देशों में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, वहाँ लोग खरीदने वाले नहीं थे, उनके पास पैसे नहीं थे या फिर वो खरीदना नहीं चाहते थे, इस वजह से। तो 1932 की अगर हम बात करें, 1932 तक जर्मनी में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो गिर गया 40% तक, और 1929 के मुकाबले, यानी 1929 में जितना था उसका 40% तक गिर गया आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। और जो वर्कर्स थे उनके नौकरियां छूट गई, और उन्हें जो नौकरी में रहे उन्हें जो वेतन मिलते थे उनमें भी काफ़ी कमी कर दी गई, और जो अनएम्प्लॉयड लोगों की जो संख्या थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और वो करीब अब 6 मिलियन हो चुकी थी, यानी करीब 60 लाख हो चुकी थी जर्मनी पर। तो अगर आप देखेंगे उस समय के स्थिति की बात करें, जिस समय की यहाँ पर हम बात करें इकोनॉमिक रिसेशन की, तो उस समय स्ट्रीट्स पर आप लोगों को देख सकते हैं, वो अपने गलों में एक तख्ता लगाए हुए रखते थे कि विलिंग टू डू एनी वर्क, हम कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं, हमें काम चाहिए। ये स्थिति उस समय आ चुकी थी। और अनएम्प्लॉयड जो यूथ थे वो ताश खेला करते थे, या फिर जो सड़क होते हैं उसके किनारों पर सिंपली बैठा करते थे। इसे मैं ऊपर कर देता हूँ। बैठा करते थे, और या फिर डेस्परेटली वो लाइन लगाए हुए थे लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर, जहाँ पर लोगों को नौकरियाँ के लिए रखा जाता है। तो ये स्थिति उस समय हो चुकी थी, लोगों के पास करने के लिए कुछ काम नहीं था, और ज़्यादातर जो मजदूर वर्ग था या फिर कोई काम करने वाले लोग थे वो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो जैसे जैसे जॉब्स की संख्या घटने लगी और लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे, तो जो यूथ लोग थे, यानी जो नौजवान लोग थे, उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की ओर अपना रुख किया और उसी से कुछ पैसे कमाने की कोशिश की, और इस तरह की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। तो जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसने लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा तनाव और काफ़ी ज़्यादा डर भर दिया था, और जो मिडिल क्लास था, जैसे स्पेशली जो सैलरी पर अपना गुजारा करने वाले जो लोग थे, एम्प्लॉयज़ या फिर जो पेंशन पाने वाले लोग थे, उन्होंने देखा कि उनकी जो सेविंग्स है उनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा गिर रही है। उसका रीज़न ये था कि करेंसी का जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा गिर रहा था। पहले मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये बचा कर रखे हैं, उनके पास 100 रुपये हैं, और 100 रुपये में पहले 1 केजी आलू मिला करता था, लेकिन अब उनके पास तो रुपये 100 ही रह गए, लेकिन अब 1 किलो आलू लेने के लिए आपको 10,000 रुपये चाहिए। 10,000 रुपये में आपको 1 केजी आलू मिलता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि उनके रुपए का जो वैल्यू था वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होने लगे। जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, या फिर जो रिटेलर्स थे, जो दुकान खोल कर बैठे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका देखना पड़ा। तो यहाँ पर आपको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज बताया गया कि क्या होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। और यहाँ इमेजेस में आप देख सकते हैं कि देखिए, ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उन्हें वेज भी नहीं मिल सकता था और शेल्टर भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या थी अनएम्प्लॉयड लोगों की। और ये ज़्यादातर आपको होमलेस पर्सन हुआ करते थे, जो कि इस तरह के लाइनों में आप देखने को मिल जाते थे। और सर्दियों के दिनों में काफ़ी ज़्यादा इन्हें परेशानी होती थी, और इन्हें अगर शेल्टर चाहिए होता था तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाइन में लगना पड़ता था और इंतज़ार करना पड़ता था, और इसके लिए उन्हें पैसे भी देने होते थे। और इस तरह जैसे ये सोए हुए हैं यहाँ पर लाइन में, इस तरह से सोने के लिए भी उन्हें पैसे देने पड़ते थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या थी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, और जो रिटेलर्स थे, उन्हें उस तरीके से सफ़र हुआ कि उनका सारा बिजनेस बर्बाद हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो जो ये जो सेक्शन था सोसाइटी का, जैसे कि जो बिजनेसमैन थे या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा डर इनके मन में बैठ गया कि इनके साथ प्रोलिटरलाइजेशन होने वाला है। तो ये वर्ड क्या होता है, इसका मतलब मार्क्सिज्म में हम अगर बात करें, या फिर सिंपली भी अगर हम बात करें, तो इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई बिजनेसमैन है
या फिर आप कोई जॉब करते हैं, या फिर किसी तरीके का आप कुछ अच्छा काम करते हैं और आपकी अच्छी स्थिति है इकोनॉमिकली, तो आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिस समय आपकी जो स्थिति होगी वो बिल्कुल एक मज़दूर के बराबर होगी, यानी उस मज़दूर की स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। मतलब कि आप अगर अभी दुकान चला रहे हैं, आपका अच्छा खासा बिजनेस है, लेकिन अगर ये प्रोसेस आपके साथ होता है, प्रोलिटरलाइजेशन है, ये अगर प्रोसेस आपके साथ होता है तो आपकी जो स्थिति होगी वो एक मज़दूर के बराबर हो जाएगी, उतनी आपकी कमाई हो जाएगी और उतने ही पर आपको गुजारा करना पड़ेगा। तो ये सिंपली इसका मतलब होता है। तो इस तरह के डर लोगों में काफ़ी ज़्यादा बैठ चुके थे, क्योंकि उनके बिजनेस पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, उनके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सेल नहीं हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग अनएम्प्लॉयड थे, उनके पास जॉब नहीं थे, या फिर जिनके पास था भी तो उनके पास उतनी ज़्यादा संख्या में पैसा नहीं था कि वो खरीदें और इनके बिजनेस अच्छी तरह से चलें। उनके मन में ये एक बहुत ज़्यादा तनाव था कि उनकी जो रैंक है सोसाइटी में वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी वर्किंग क्लास के बराबर, या फिर उससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में पहुंच सकते हैं, अनएम्प्लॉयड स्थिति में। तो इसमें सबसे अच्छी कंडीशन में वैसे वर्कर्स थे जिन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था, यानी ऑर्गेनाइज वर्कर्स जो थे उन्होंने अभी कुछ अपने आप को बचा कर रखा था, क्योंकि वो पूरी तरह से ऑर्गेनाइज थे। अगर उन्हें उनसे काम करवाना था तो आपको उनके शर्तों पर ही आप काम करवा सकते थे। लेकिन इसके मुकाबले में भी लोग आ चुके थे, अनएम्प्लॉयड लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा आ चुके थे। जैसे कि इन्होंने वर्कर्स ने तो अब खुद को ऑर्गेनाइज करके रखा है कि नहीं, मुझे 100 रुपये दोगे तभी मैं काम करूँगा, लेकिन उसके मुकाबले जो अनएम्प्लॉयड लोग थे वो आते थे, नहीं मुझे कितने भी दीजिए, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इनका जो बार्गेनिंग पावर था वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका था इस वजह से। और जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस में पहुँच चुके थे, और जो ज़्यादातर मास था, यानी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था जो पेजेंट्री पर निर्भर करता था, वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुआ, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स थे उनके जो प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके थे। और इस वजह से जो वुमेन्स थी वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाने के लिए भी पॉसिबल नहीं था उनके लिए कि वो अपने बच्चों को भरपेट खाना खिला पाए, और उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी इस वजह से झेलनी पड़ रही थी। और अगर हम पॉलिटिकली बात करें, यानी पॉलिटिक्स की बात करें, तो जो वाइमर रिपब्लिक था वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। और अगर हम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, यानी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उसमें भी कई तरह की परेशानियां थी, कई तरह की खामियां थी। जैसे कि अगर हम बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम था वहाँ पर। तो अब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि अगर कोई पार्टी पूरे असेंबली में से आधी सीट जीत जाती है तो वो पावर में आ जाती है, उसका रूल हो जाता है। लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं था। जर्मनी में जो वाइमर रिपब्लिक बनाया गया था उसमें जिस पार्टी को जितना परसेंट वोट मिलता था उतना परसेंट उसे सीट असेंबली में मिलता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पार्टी 40% वोट लाती है तो उसे 40% सीट ही मिलेंगे, यानी 100 अगर सीट है तो उसमें से 40 सीट ही मिलेंगे। कोई पार्टी 10% वोट लाती है तो उसे 10 सीट मिलेगा। कोई पार्टी अगर 30% वोट लाती है तो उसे 30 सीट्स मिलेंगे आउट ऑफ 100। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर किया गया था। और इस वजह से परेशानी ये होती थी कि अगर कोई पार्टी 40% भी वोट लाती है तो उसे इस 10% पार्टी के साथ कोलिशन करना पड़ेगा, तब जाकर वो गवर्नमेंट बना सकती है 50% अपने कोटा को पूरा करने के लिए। और अगर आप सिविक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इज़राइल में अभी ये सिस्टम लागू है। इज़राइल में इसी तरीके से गवर्नमेंट बनती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। इंडिया में और बहुत सारे देशों में वैसा नहीं है, ताकि गवर्नमेंट जो है वो अच्छी तरह से काम कर सके। और तो इस तरह की जो चीज़ें थी वो गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा छूट नहीं देती थी, क्योंकि उसे हमेशा कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ता था। और किसी भी पार्टी के लिए पूरा फुल मेजोरिटी पाना एक तरह से इम्पॉसिबल था, क्योंकि जनरली लोगों को उतना ज़्यादा वोट नहीं मिलता था और गवर्नमेंट जो है वो नहीं बन पाते थे।
तो इस तरह की जो खामियां थी उसके वजह से डिक्टेटरशिप के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस वाइमर रिपब्लिक में छोड़ दिए गए थे, जिनको ध्यान उतना ज़्यादा नहीं दिया गया था। और इसके बाद आर्टिकल 48 था, एक आर्टिकल 48 था वाइमर रिपब्लिक में, जो कि प्रेसिडेंट को ये पावर देती थी कि प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी इम्पोज कर सकता है, सिविल राइट्स जो है उसको सस्पेंड कर सकता है और खुद बैठकर शासन कर सकता है। और अपने छोटे से लाइफ में जो वाइमर रिपब्लिक था उसने करीब 20 डिफरेंट कैबिनेट्स देखे थे, यानी 20 उसने अलग अलग सरकार देखे थे, और जिनका एवरेज जो लाइफ था वो था 239 डेज। तो यानी अगर कोई गवर्नमेंट बनती थी तो वो जनरली 239 डेज में ख़त्म हो जाती थी। और इसके अलावा आर्टिकल 48 का भी रिप्रोड्यूस काफ़ी ज़्यादा देखा गया था। इसके अलावा जो क्राइसिस जो था उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया, और जो लोग थे उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, और इस वजह से कोई भी दूसरा इसमें अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, जो कि कोई भी अलग ऑप्शन देने नहीं पाया। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि देखिए इकोनॉमिक डिप्रेशन तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो लोग थे उन्होंने अपना जो कॉन्फिडेंस था डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसमें खो दिया कि नहीं देखो डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाती है, वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, डेमोक्रेसी को नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी की जगह अगर कोई राजा होता या फिर कुछ उस तरह का सिस्टम होता तो हमारा जो देश है वो इस तरह की परेशानियों को झेलने के लिए परेशान नहीं होता, और इस तरह की परेशानी हमें कभी भी देखना नहीं पड़ता। और पहले भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए जो वियना की संधि हुई थी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधि हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो संधि हुई थी उसमें भी इसी गणराज्य ने, इसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसे स्वीकार किया था। तो लोग इस वजह से भी परेशान थे कि देखो वहाँ पे भी इन्होंने हमारी नाक कटवा दी और यहाँ पर आकर हमारे देश को पूरी तरह से इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तो इसलिए इस तरह के सिस्टम को नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये तो हमने समझा वाइमर रिपब्लिक के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हिटलर जो है वो पावर में कैसे आया, वो पावर में राइज कैसे हुआ। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ, हिटलर राइज टू पावर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस वीडियो का लिंक है, तो आप वहाँ से देख लें इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।